बच्चों के लिए जो कंटेंट बनता है ना, उसकी दुनिया में एआई एक बहुत बड़ा बहुत ही बड़ा बदलाव ला रहा है। ये एक ऐसी तकनीक है जो हमारी कल्पना को हकीकत में बदल सकती है। लेकिन इसके साथ ही कुछ बहुत ज़रूरी सवाल भी खड़े हो रहे हैं। तो चलिए आज इसी पर गहराई से बात करते हैं। जरा सोचिए, अगर घर बैठे बैठे पिक्सार जैसी कोई फिल्म बनाई जा सके। सुनने में तो ये किसी सपने जैसा लगता है ना? पर क्या हो अगर यही सपना एक समस्या भी बन जाए? आइए इसी पहेली को समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, एआई की इस दुनिया में गोता लगाने से पहले एक कदम पीछे चलते हैं और ये समझते हैं कि आखिर ये कविताएं और कहानियां बच्चों के लिए इतनी ज़रूरी होती क्यों हैं। ये सिर्फ मनोरंजन नहीं है, बल्कि ये उनके दिमाग के विकास की नींव रखती हैं। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। ये बताता है कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार जैसी कितनी सीधी सादी कविताएं असल में कितनी पावरफुल हो सकती हैं। ये सिर्फ मीठे गीत नहीं हैं, बल्कि ये बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाने के सबसे पहले और सबसे ज़रूरी औजारों में से एक हैं। तो सवाल ये है कि ये काम करता कैसे है। देखिए, जब बच्चे कविताएं सुनते हैं तो उनके कान भाषा की ध्वनियों और लय को पहचानने लगते हैं। वे सीखते हैं कि शब्द कैसे बनते हैं और कैसे टूटते हैं, जिससे उनके फोनोलॉजिकल स्किल्स मजबूत होते हैं, जो पढ़ने के लिए बेहद ज़रूरी है। साथ ही उनकी वोकैबुलरी बढ़ती है और वो अक्षरों को पहचानने लगते हैं। मतलब एक मजबूत नींव तैयार होती है। चलिए अब फास्ट फॉरवर्ड करके आज की दुनिया में आते हैं और देखते हैं उन एआई टूल्स को जो कंटेंट बनाने के तरीके को हमेशा के लिए बदल रहे हैं। ये क्रिएटिविटी का एक बिल्कुल नया मैदान है जहां नियम दोबारा लिखे जा रहे हैं। देखिए, हर अच्छी कहानी की जान होती है उसकी आवाज। और अब एआई हमें ऐसी कमाल की आवाजें बनाने के लिए कुछ बेहतरीन टूल्स दे रहा है जो ऑडियो बनाने के तरीके में क्रांति ला रहे हैं। जरा सोच कर देखिए, आज हमारे पास दर्जनों एकदम असली लगने वाली एआई बच्चों की आवाजें हैं। अमेरिकी टिमी से लेकर चीनी शुआंग तक ये टूल्स किसी को भी अलग अलग भाषाओं में कहानियां सुनाने की ताकत देते हैं। और इसके लिए किसी असली बच्चे को रिकॉर्डिंग स्टूडियो लाने की जरूरत भी नहीं। लेकिन कहानी सिर्फ आवाज तक ही क्यों रुके? अब तो हमारे पास इतने पावरफुल एआई मॉडल्स आ गए हैं जो लिखे हुए शब्दों को सीधा वीडियो में बदल सकते हैं और ये एनिमेशन को एक बिल्कुल नए लेवल पर ले जा रहे हैं। सोरा 2 वीओ 3.1 ये ऐसे टूल्स हैं जो सिर्फ टेक्स्ट से लिखे हुए शब्दों से शानदार 3D एनिमेशन बना सकते हैं। जो काम कुछ साल पहले तक एक बड़े स्टूडियो को करने में महीनों लग जाते थे, वो अब बस कुछ मिनटों में हो सकता है। सोचिए जरा, ये कितना बड़ा, कितना जबरदस्त बदलाव है। तो सवाल उठता है कि ये सब होता कैसे है? क्या ये बहुत मुश्किल है? आपको जानकर हैरानी होगी कि ये कितना आसान हो चुका है। चलिए इस बनाने की प्रक्रिया को थोड़ा और समझते हैं। ये पूरा काम बस 3 आसान स्टेप्स में हो जाता है। सबसे पहले एक कहानी का आइडिया होता है, फिर एआई को कहा जाता है कि वो इस आइडिया को तस्वीरों में बदल दे, और बस तीसरा स्टेप, उन तस्वीरों को जोड़कर एक पूरा वीडियो तैयार। एआई ने वाकई इस सफर को बहुत छोटा और आसान बना दिया है। और यहीं पर एक क्रिएटर का असली जादू सामने आता है। जरा इस कमांड को देखिए, कितना डिटेल्ड है ना? इसमें स्टाइल बताया गया है, कैरेक्टर का डिजाइन, सेटिंग, यहां तक कि लाइटिंग कैसी होगी ये भी बताया गया है। प्रॉम्प्ट जितना ज्यादा सटीक और क्रिएटिव होगा, नतीजा उतना ही शानदार मिलेगा। ठीक है, तो ये तो हो गए क्रिएटिविटी और आसानी की बात, लेकिन अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना होगा, और वो है स्क्रीन टाइम से जुड़े खतरे जो एक बड़ी दुविधा पैदा करते हैं। अमेरिका में 0 से 8 साल के बच्चे हर रोज औसतन 2 घंटे से भी ज्यादा स्क्रीन पर बिता रहे हैं। ये वो कीमती समय है जो वो शायद बाहर खेलने या अपने परिवार वालों से बात करने में नहीं लगा पा रहे। अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स की सलाह है कि 2 से 5 साल के बच्चे दिन में 1 घंटे से कम स्क्रीन देखें। पर असल में हो क्या रहा है? वे लगभग 2.5 घंटे स्क्रीन देख रहे हैं। ये जो गैप है, ये बहुत बड़ा है। तो फिर इसके खतरे क्या क्या हैं? रिसर्च हमें बताती है कि बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम से बच्चों के विकास में देरी हो सकती है। बोलने और चलने फिरने में, ध्यान लगाने में मुश्किल हो सकती है, स्कूल में परफॉर्मेंस खराब हो सकती है, और यहां तक कि उनकी नींद पर भी बुरा असर पड़ सकता है। ये सब असली चिंताएं हैं जिन्हें हम अनदेखा नहीं कर सकते। तो सवाल ये है कि इस नई दुनिया में हम सही रास्ता कैसे ढूंढें? देखिए, बात टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से खारिज करने या आंखें बंद करके अपनाने की नहीं है। बात है एक सही बैलेंस, एक सही संतुलन खोजने की। इसका एक बहुत अच्छा समाधान है, एक मीडिया प्लान बनाना।
और इसका मतलब सिर्फ नियम बनाना नहीं है। इसका मतलब है बैठकर ये सोचना कि टेक्नोलॉजी परिवार की जिंदगी का हिस्सा कैसे बने, लेकिन इस तरह से कि वो असल जिंदगी की बातचीत और खेल-कूद की जगह न ले ले। और आखिर में हम इसी एक बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। जब बच्चों का कंटेंट बनाना इतना इतना आसान हो जाए कि कोई भी इसे बना सके, तो फिर ये किसकी जिम्मेदारी बनती है कि जो बन रहा है वो अच्छा हो, सुरक्षित हो और बच्चों के लिए सही हो? क्या ये क्रिएटर्स की जिम्मेदारी है, या माता-पिता की, या फिर उन प्लेटफॉर्म्स की जहां ये कंटेंट दिखाया जाता है? जैसे जैसे ये तकनीक और आगे बढ़ेगी, हमें इन सवालों के जवाब खोजने ही होंगे। इस पर सोचिएगा जरूर।